हेलो वेलकम। तो हम हर दिन आपके लिए नए गेस्ट लेकर आते हैं जो आपको जानकारी दें अलग अलग मुद्दों पर। तो आज मैं जिनसे आपको मिला रही हूँ, इनकी एक ऐसी किताब आई है जिसके बारे में अभी सिर्फ सुना तो इतनी क्यूरियोसिटी हो गई, पढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पर मजा आएगा। आई विटनेस, साइद सिद्दीकी जी हमारे साथ है। थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। आई विटनेस मतलब साफ समझ आ रहा है कि आप सबसे बड़े चश्मदीद। हाँ। तो राजनीति के आप चश्मदीद, पत्रकारिता के आप चश्मदीद और सभी पार्टियों का स्वाद चखा आपने। इसके भी चश्मदीद। बताएं जरा किताब के बारे में। देखिए, ये किताब जो है ये मैंने लिखी, इसलिए लिखी मैंने कि ये मेरी जिम्मेवारी है इतिहास के लिए भी और देश के लिए भी कि जिन नेताओं से हम मिलते रहे उनको हमने करीब से देखा। मैं उनमें से हूँ जिसने पंडित नेहरू से लेके और मोदी जी तक सब प्रधानमंत्रियों को भी देखा और बाकी जो देश के बड़े लीडर हैं उनसे भी मेरा काफ़ी गहरा संबंध रहा। तो उनको जो करीब से देखा तो उनका व्यक्तित्व क्या है, उनकी सोच क्या है, उसको मैं अपने तरीके से लोग दुनिया के सामने पेश करूँ। क्योंकि आने वाले आज की जो पीढ़ी है वो बहुत कुछ जानती नहीं, पहचानती नहीं, लेकिन वो समझती है कि इमरजेंसी लगी इस देश में, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश वॉर हुई, लेकिन क्या किया था, क्यों हुआ था, संजय गांधी बुरा था, अच्छा था, राजीव गांधी की क्या गलतियां थी, क्या नहीं थी। तो इसके ऊपर विस्तार से बात होनी चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी है जिन्होंने चीज़ों को देखा है। तो इसलिए ये किताब मैंने लिखी है, मेरी मेमोइर्स, और इसका मेरे नाम का मतलब, शाहिद का मतलब ये होता है विटनेस। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं गवाह हूँ, मैं शाहिद हूँ, आई एम विटनेस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत की जो नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी तक का जो इतिहास है उसका मैं गवाह हूँ। चलिए, मैं जज नहीं बन सकती हूँ लेकिन मैं पूछ जरूर सकती हूँ। अगर आप चश्मदीद बन रहे हैं तो जरा बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि आपने नेहरू का दौर भी देखा, इंदिरा गांधी का दौर भी देखा, मनमोहन का दौर देखा और नरेंद्र मोदी का दौर देखा, नेहरू को लेकर कई कंट्रोवर्सीज हैं, चीजें हैं, आप नेहरू को कैसे डिफाइन करते हैं? कितने जिम्मेदार कश्मीर के लिए, या कितनी अच्छी चीज है या गलती? मैं जल्दी से तीनों पहलुओं पर आपका जवाब चाहूंगी। मेरा मानना है कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री न होते इस देश के तो हिंदुस्तान जो है, पूरी दुनिया में बहुत देश आज़ाद हुए दूसरे महायुद्ध के बाद, ज़्यादातर बर्बाद हो गए, ज़्यादातर आगे नहीं बढ़ पाया। पाकिस्तान में संविधान नहीं बन पाया, लोकतंत्र नहीं आ पाया, विकास नहीं हो पाया और अफ्रीका के ज़्यादातर देश बर्बाद हो गए। मैं पंडित नेहरू को सलाम करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से इस देश को, उस हालात में, लोग हालात भूल जाते हैं, उस वक्त खाने को नहीं था, राशनिंग थी टोटल। जो ब्रिटिश थे वो हिंदुस्तान को लूट के निचोड़ के दूसरे महायुद्ध में अनाज सारा ले गए थे। बंगाल के अंदर लाखों लाखों लोग मारे गए थे भूख से, क्योंकि वहाँ पर अनाज नहीं था। और उस वक्त में पैसा नहीं था हिंदुस्तान के पास, इंडस्ट्री नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, सब लूट के अंग्रेज ले गया था, उसके हाथ में था, मुट्ठी में था उस वक्त। और जो पार्टीशन हुआ था, देश का जो बंटवारा हुआ था, तो 85 लाख लोग उधर से आए थे जो बेघर थे, इधर के उधर गए थे, तो लूट मार थी। उस हालात में देश को संभालना, और एक देश नहीं था, ये समझ लीजिए भारत जो आज आप देख रहे हैं वो नहीं था, बटा हुआ था, छोटे छोटे राज थे, राजे महाराजे अपना अपना सब हक मांग रहे थे, सब अपने तरीके से चल रहे थे। तो उस वक्त की जो लीडरशिप थी, चाहे पंडित नेहरू थे, चाहे सरदार पटेल थे, चाहे मौलाना आज़ाद थे, चाहे गोविंद वल्लभ पंत थे, इन सब ने मिलकर जिस ईमानदारी और जिस दृढ़ता के साथ इस देश को बनाया है, उसके लिए हम उनको सलाम करते हैं। और जो देश को बनाता है उससे गलतियां भी होती हैं, आप जो कुछ नहीं करता उससे गलती नहीं होती। आपने जिक्र कर दिया तो मैं सरदार पटेल की बात पूछती हूँ। सरदार पटेल को लेकर सहमति बनी थी कि भाई इनको प्रधानमंत्री, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। लेकिन पर्ची महात्मा गांधी जी ने थमाई कि नहीं भाई, नहीं ऐसी कोई पर्ची नहीं थी, ऐसी कोई पर्ची नहीं थी, ना कोई ऐसी सहमत। मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने पढ़ाया राष्ट्रीय आंदोलन, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 16 बरस पढ़ाया। मेरे नज़र से ऐसा कोई, ये सिर्फ कहानी की बातें होती हैं। कहानियां तो ये भी है कि पंडित नेहरू मुसलमान थे, उनके बाप भी मुसलमान थे, उनकी माँ भी मुसलमान थी। टसल था सरदार पटेल और नेहरू के बीच में या नहीं? नहीं, टसल हर ईमानदार आदमी के बीच में होता है। टसल तो गांधी जी और पंडित नेहरू के बीच भी था। पंडित नेहरू चाहते थे हैवी इंडस्ट्री आए देश में, गांधी जी उसके खिलाफ थे। तो इसका मतलब नहीं था कि आपस में लड़ाई थी। सरदार पटेल का काम करने का तरीका अलग था, नेहरू का थोड़ा अलग था, लेकिन दोनों में सहमति थी। अगर 10 मुद्दों पे सहमति थी, 2 मुद्दों पे असहमति भी थी। हम सिर्फ 2 मुद्दों की असहमति की बात करते हैं, 10 मुद्दों की सहमति की बात नहीं करते हैं। ये देश जो मिलके लड़े थे सब, तो उनमें सहमति ज़्यादातर मुद्दों पे थी, कुछ मुद्दों पे असहमति थी। और वो सही बात है, जो ईमानदार होते हैं उनके बीच असहमति होती है, जो चमचे होते हैं वो सहमति नहीं होती, वो हर चीज़ में यस सर, हाँ जी करते हैं। कश्मीर वाले मुद्दे पर क्या था? क्योंकि सारी रियासतें चली गई थी सरदार पटेल के से, कि वो देख रहे थे, वीपी मेनन देख रहे थे, लेकिन कश्मीर आपको पता है कि कश्मीर के जो राजा थे वो आज़ाद रहना चाहते थे, हरि सिंह। उन्होंने जिन्ना से भी बात कर ली थी और वो
तैयार नहीं थे भारत के साथ विलय अपने करने राज के बारे में सोच को, रहे थे। विलय करने को, लेकिन शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि भारत के साथ विलय हो, पाकिस्तान के साथ ना जाए। और शेख अब्दुल्ला ने उस वक्त पंडित नेहरू से उनका गहरा संबंध था, उन्होंने साथ दिया। जो पाकिस्तान था उसने सोचा कि पब्लिक तो हमारे साथ आएगी, यहाँ पे घुस जाओ और सारा वहाँ पे 90% मुसलमान है वो हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, तो उन्होंने अपने ट्राइबल्स को हथियार दे के भेज दिया। लेकिन पब्लिक जो है उस वक्त एक मकबूल भट्ट था जिसने फौज बना के लड़े थे पाकिस्तानियों से, और वो मरा था उसके अंदर। तो बहुत लोग जो है लड़े थे, जो कश्मीरी मुसलमान थे वो पाकिस्तानी ट्राइबल से लड़े थे और उनको धकेल के भेजा था। तो उस वक्त शेख अब्दुल्ला ने ये साइन किया आके भारत के साथ विलय, तब हमारी फौज गई है, उसके बगैर जाने को तैयार नहीं थी। और हरि सिंह के ऊपर दबाव पड़ा करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मेरे पिताजी उस वक्त उसमें काफ़ी इन्वॉल्व थे, सरदार पटेल के साथ, गोविंद वल्लभ पंत के साथ, रफ़ी अहमद किदवाई, ये सारे लोग थे कि जिनका रोल था। तो पंडित जी जो है वो थोड़ा फौज को भेजने में रिलक्टेंट थे, क्योंकि वो पैसिफिस्ट थे। वो समझते थे कि फौज से कोई मसला हल होने वाले हैं। और जब भी दूसरा महायुद्ध खत्म हुआ था, लाखों करोड़ों मारे गए थे, तो इसलिए उस वक्त ये था मन में कि लड़ाई होगी तो हम अभी देश को कैसे संभालेंगे, हमें देश संभालना है, भूखे नंगों को रोटी देनी है, हम युद्ध में चले जाएं। तो इतना आसान नहीं होता चीज़ें। आप बाद में बैठ के क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि मेरे पिताजी ने ये करना चाहिए था, मेरे दादा को ये करना चाहिए था, बड़ा आसान है। लेकिन दादाजी पिताजी किन हालात में जी रहे थे वो आपको नहीं पता है। तो हाँ, परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थी। तो पंडित जी ने जिन परिस्थितियों में काम किया है उसको आप कंपेयर नहीं कर। आप देखिए, मेरा मानना है कि इस देश के हर प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से देश के विकास के लिए काम किया है। वो चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, सबका कंट्रीब्यूशन है और सबने गलतियां भी की हैं। जो काम नहीं करता वो गलती नहीं करता। तो जब इतना बड़ा देश चलाओगे, इतना बड़ा भारत बनाओगे, तो उसमें तो बहुत सारी गलतियां तो होंगी ना। काम करोगे तो ये हुआ है। तो लेकिन एक बात का जिक्र बड़ा उस किताब में हुआ जिसकी चर्चा सब और हो रही है कि अहमद पटेल ने रोका आपको कि भाई उनका इंटरव्यू ना करो या किया गया, और आप तो कट्टर, आपने ही कहा कहीं पर कि मैं तो कट्टर विरोधी था, तब भी मुझे बुलाया गया फोन करके और मैंने कहा भाई सवाल लिख के नहीं दूंगा, ये चीजें मैं तो पूछ लूंगा। उस वाक्य को जरा बताएं। और तब के नरेंद्र मोदी और अब के नरेंद्र मोदी डिफरेंस। नहीं, ऐसा था कि मैं खुद हैरान था कि मैं तो मोदी जी का इंटरव्यू नहीं करने वाला था। मैंने देखिए जीवन में 3 बड़े महत्वपूर्ण इंटरव्यू किए। एक इंदिरा गांधी का 1977 में किया, जब वो किसी मीडिया से बात करने को तैयार नहीं थी इमरजेंसी के बाद, और बहुत पावरफुल थी। उस वक्त उन्होंने फैसला किया कि मैं इंटरव्यू दूंगी। पहला इंटरव्यू जब उन्होंने दिया इमरजेंसी के बाद, तो मैं उस वक्त 26 साल का यंग लड़का था, मैं इंदिरा गांधी का विरोधी था इमरजेंसी में, मेरे पिताजी और मैं जेल गए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इंटरव्यू दूंगी मैं। तो मैं हैरान हुआ और मैंने फिर उनका इंटरव्यू किया, बड़ी सख्ती से किया। दूसरा इंटरव्यू था जगजीत सिंह चौहान का, जो लंदन में मैंने किया, जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, अरुण नेहरू ने जेल में डाला। और तीसरा इंटरव्यू जो था नरेंद्र मोदी जी का, मैं बॉम्बे गया था हेमा मालिनी जी की बेटी ईशा की शादी में। तो मुझे, मेरे एक दोस्त हैं जफ़र सरेश वाला, उन्होंने अपने घर खाने पे बुलाया और वहाँ सलीम खान मौजूद थे, सलमान खान के पिताजी, और महेश भट्ट थे। तो सलीम खान बोले कि शाहिद आप दुनिया भर के इंटरव्यू करते हो, मोदी का इंटरव्यू क्यों नहीं करते? मैंने कहा मोदी मुझे इंटरव्यू कैसे देंगे, मैं तो उनका विरोधी हूँ। बोले मांगो तो, मांगोगे नहीं तो कैसे देंगे? मैंने कहा मैं कैसे मांगूँ, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा मैं मांगता हूँ, मैं पता करता हूँ। तो हफ्ता 10 दिन बाद मुझे फ़ोन आया कि आप इंटरव्यू करना चाहते हैं, आप इंटरव्यू कर लीजिए, सवाल भेज दीजिए। मैंने कहा सवाल नहीं भेजूंगा मैं तो हाथ के हाथ सवाल पूछूंगा और मेरे सारे सवाल दंगे के ऊपर होंगे। अगर मोदी जी जवाब उनका देने को तैयार हों तो मैं इंटरव्यू करूँगा, वरना नहीं। उन्होंने अपनी शर्त रखी कि हम उसको पूरे को जो है रिकॉर्ड करेंगे, फिल्म बनाएंगे उसकी। मैंने कहा बनाए, मुझे तो प्रिंट के लिए चाहिए, तो मैं अपना टेप रिकॉर्डर पे टेप करूंगा। तो वो उनसे मैं इंटरव्यू करने गया, इंटरव्यू किया मैंने, सारे सवाल पूछे। अकेला इंटरव्यू है जिस पे दंगे पे सारे सवाल, दंगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे बॉडीज आई, कैसे आर्मी क्यों नहीं आई, मरने वालों का क्या था, उसमें कितना बायस हुआ, सारे जितने क्रिटिकल सवाल हो सकते थे। मैंने मोदी जी से पूछा कि आपने मुझे क्यों इंटरव्यू दिया? बोले तुम मेरे ईमानदार विरोधी हो। बाकी पत्रकार मुंह पे कुछ और बोलते हैं, अपने काम कराने आते हैं, और जब टीवी पे बैठते हैं तो गाली दो। क्योंकि उस वक्त यूपीए की गवर्नमेंट थी यहाँ पर, तो मीडिया जो है, ज़्यादातर मीडिया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलता है, माफ़ करना। तो जो उस वक्त सरकार थी मनमोहन सिंह की, उसकी तारीफ में अहमद भाई पटेल से इंस्ट्रक्शन लेते थे, आज किसी और से इंस्ट्रक्शन लेते हैं। कंट्रोल तो होता था, कंट्रोल हमेशा होता था। मतलब मैं अब
सीधे शब्दों में पूछती हूँ कि तब भी सरकारें कंट्रोल करती थी ना। भैया सरकारों ने हमेशा किया है, इंदिरा गांधी ने भी किया है, राजीव गांधी ने भी किया है। राजीव गांधी एक बिल लाए थे जिसके खिलाफ मैं सड़क पे निकला था, सारे हम एडिटर जो हैं उन्होंने मार्च किया था इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन तक। हम राजपथ के ऊपर हम लोग निकले थे हाथ में बैनर्स लेके कि इसको हमारा मानना था कि राजीव गांधी हमारे ख़त्म कर दें। हमने मुंह पे पट्टियाँ लगा के सारे टॉप एडिटर्स देश के हम सड़क पे निकले थे राजीव गांधी के खिलाफ। और इमरजेंसी तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ा जो इमरजेंसी में निशाना हुआ था मीडिया हुआ था। तो मीडिया तो मतलब कोशिशें तब भी की गई, हमेशा कोशिश की गई। मीडिया ने लड़ाई भी लड़ी है और मीडिया ने सरेंडर भी किया है। जो अडवाणी जी ने कहा था कि जब झुकने के लिए कहा गया था तो मीडिया सारा सजदे में चला गया, वो बजाय घुटने पे जाने के। ये एक अलग लंबा टॉपिक है, मुझे लगता है दर्शकों को भी बड़ा मजा आने लग जाएगा कि हाँ ऐसा तब भी हुआ था। शायद डिजिटल दौर नहीं था इसलिए चीजें सामने नहीं आई। अब डिजिटल दौर होता है तो हर कोई लिख देता है भाई ट्विटर पे, यहाँ पे, डिजिटल दौर में भी मैनेज है। डिजिटल दौर भी सबने अपनी अपनी टीम बना ली है, फॉल्स डिजिटल अकाउंट्स की बनाने की, वही चल रहा है ना कि भाई तब चल रहा है अब चल रहा है। खेल हमेशा हुए हैं, खेल हमेशा होंगे, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। क्या है बनावट के उसूलों से तो इसलिए सच्चाई सामने आ ही जाती है। और मेरा मानना है कि सत्य में जयते और सत्य हमेशा जीतेगा। अभी मैं ऑफ कैमरा जब आपसे बात कर रही थी तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं नरेंद्र मोदी के बारे में पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि भाई उनमें एक चीज जो ये सबसे अच्छी चीज है, इसीलिए उनको आज के दौर का सबसे अलग राजनेता बना देती है, जो नहीं थी यूपीए गवर्नमेंट में, जो प्रधानमंत्री के पास होनी चाहिए थी। देखिए मनमोहन सिंह बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ईमानदार आदमी थे, लेकिन उनकी अपनी मर्जी उनके पास नहीं थी। नहीं चलती थी? नहीं मैं नहीं कह रहा कि नहीं चलती थी, लेकिन कोई भी फैसला जो करना होता था उसमें वो देखते थे सोनिया जी की तरफ। सोनिया जी फैसला करने से पहले देखती थी कि पार्टी लीडर क्या कह रहे हैं। थ्रू अहमद पटेल वो दूसरों से कंसल्ट करती थी, तो अपना फैसला खुद लेने की उनमें क्षमता नहीं थी सोनिया जी में। और मनमोहन सिंह भी अपना फैसला इसलिए ले सकते थे कि उनको तो लाया गया था, वो लीडर नहीं थे, वो कभी इलेक्शन जीत कर नहीं आए थे, तो वो अपने आप में लीडर नहीं थे। जो अपने आप में लीडर नहीं है उसके लिए फैसला करने में मुश्किल होती है। मोदी जो है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे? नहीं एक्सीडेंटल बिल्कुल नहीं थे। एक्सीडेंटल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैंने किताब में लिखा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक ही था इस देश में, राजीव गांधी। अगर 2 एक्सीडेंट ना होते तो कभी वो राजनीति में भी ना आता। संजय गांधी की अगर डेथ ना होती तो राजनीति में ना आता। इंदिरा गांधी की डेथ ना होती प्रधानमंत्री नहीं बनता। मनमोहन सिंह हमेशा बहुत सेफ प्ले किया। मनमोहन सिंह हमेशा एहतियात से चलते थे, अपना करियर बना के चलते थे। एक्सीडेंटल उनकी लाइफ में कुछ नहीं होता था, हर चीज प्लान्ड होती थी। उनको पता था कि वो प्रधानमंत्री बनते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री बनना एक अलग चीज है, नहीं वो, लेकिन हमेशा मैनेज किया, इसीलिए बने कि वो नॉन कंट्रोवर्शियल थे। वो ऐसे थे कि जो सब जिनसे खुश भी रहते थे, जिनसे कोई नाराज भी नहीं होता था, जिन्होंने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई कभी चीज़ पे। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री चाहिए होता है, आवाज़ उठाने वाला चाहिए होता है, फैसला करने वाला। मोदी जी की क्वालिटी ये है कि वो जो फैसला करना होता है, सही या गलत, वो चंद दिन के अंदर कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा मिनटों में कर लेते हैं। और जो फैसला 2 दिन में होना चाहिए वो फैसला मनमोहन सिंह को 2 महीने लग जाते थे, बाज़ दफ़ा सालों लग जाते थे। और इसलिए देश जो है, देश का विकास रुक जाता है। जो फैसले होने चाहिए फ़ौरन वो नहीं हो पाते। तो ये जो है, ये मोदी जी की एक ख़ास बात है। दूसरी मोदी जी की एक क्वालिटी और है, खराबियाँ तो मैं 1000 बता सकता हूँ, मैं लिखी भी है मैंने, लेकिन एक क्वालिटी और है कि उन्होंने जो मीडिया है, जो ये सोशल मीडिया है, जो ये नई टेक्नोलॉजी है, इससे पहले कि अमेरिका और इंग्लैंड के नेता उसको पकड़ते, उन्होंने उसकी ताकत को समझ लिया था, उसकी ताकत को पकड़ लिया था। और जब ये गोदी मीडिया उनका साथ नहीं दे रहा था मोदी जी का, हमारे साथी बैठे हुए हैं और हमें टारगेट किए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो शाहिद सिद्दीकी साहब मैं आपको क्यों बोलती नहीं, मैं उस वक्त के गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ। मैं यूपीए के गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ। यूपीए के टाइम भी गोदी मीडिया था। क्लियर बोलिए कि सोनिया गांधी के टाइम पर ऐसे पत्रकार थे, सारे वही थे। मीडिया ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल किया, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नहीं, इस पे मीम बन जाएंगे सर। नहीं, वो उनको कंट्रोल नहीं करते थे, खुद ही कंट्रोल हो जाते हैं। ज्यादातर मीडिया को कंट्रोल नहीं करना पड़ता, खुद ही तैयार रहते हैं। जहाँ झुकने को कहा जाता है वो नीचे गिर जाते हैं। फिर वही बात हो गई। तो उस वक्त सारे जो है मोदी जी के खिलाफ लिख रहे थे, मोदी जी को छाप नहीं रहे थे। तो मोदी जी ने सोशल मीडिया को जिस तरह प्रयोग किया, तो नतीजा क्या हुआ कि सोशल मीडिया का पहली बार प्रयोग, इससे पहले के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो ओबामा थे, उन्होंने पहली बार सोशल मीडिया का सही प्रयोग किया। और फिर ट्रंप ने किया। ट्रंप ने तो सीधा ट्विटर को ही खरीद लिया। इससे पहले उसने कहा अगर ट्विटर को नहीं खरीदूंगा प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊंगा। ट्रंप तो एक्टिव रहना चाहते हैं ना, इसलिए दिख रहे हैं। तो मोदी जी ने
मोदी जी ने जिस तरह से सोशल मीडिया का प्रयोग किया है, और मोदी जी में एक ख़ास बात और है, वो हालात के मुताबिक बदलना जानते हैं। उनको बड़ी जल्द टाइम नहीं लगता री इन्वेंट करने में अपने आप को, वो अपने आप को री इन्वेंट करना जानते हैं हालात के मुताबिक, ये उनकी है। तीसरी बात ये है कि वो अपने माइंड में क्लियर थे कि मुझे क्या चाहिए। वो जो राजनीति थी वो कहीं उनको कन्फ्यूजन नहीं था किसी चीज़ में, बहुत क्लियर उनकी राजनीति थी। मैं उनकी राजनीति से सहमत नहीं है बिल्कुल, लेकिन उनकी इस क्वालिटी को मैं मानता हूं कि उन्होंने हमेशा हालात, अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग उन्होंने जितना अच्छा किया है राजीव गांधी के अलावा किसी ने नहीं किया। आप बार बार कह रहे हैं उनकी राजनीति से सहमत नहीं है, तो सोनिया गांधी की राजनीति से सहमत थे, वो कंट्रोल कर रही थी, पहली चीज। नहीं, दूसरा, आपको पता ही है कि मैं हाँ। मैं सोनिया गांधी की राजनीति से सहमत नहीं था। मैंने त्याग पत्र दिया था राज्यसभा से 2008 में। प्रधानमंत्री को कंट्रोल करना अपने आप में एक गड़बड़ी है। नहीं, वो तो कंट्रोल नहीं कर रही थी, बल्कि वो खुद ही फैसला, क्योंकि पॉलिटिशियन नहीं थे वो खुद फैसला नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अपनी, उनके पीछे कोई एमपी नहीं खड़े थे, वो अकेले सिंगल एमपी थे, वो भी जीते हुए नहीं थे राज्यसभा। तो मुसीबत ये थी कि उस वक्त 28 पार्टियों की जब सरकार बनती है, 24 पार्टियों की सरकार बनती है, तो एक ऐसा चाहिए होता है जिसके ऊपर सब सहमत हो। तो सोनिया गांधी पे सब सहमत नहीं थे, सहमत थे मनमोहन सिंह पे, क्योंकि मनमोहन सिंह नॉन कंट्रोवर्शियल थे। जो नॉन कंट्रोवर्शियल होता है आलू की तरह से होता है, हर सब्जी में डल जाता है, लेकिन आलू आलू होता है। ये अपने इतनी नज़दीक से कांग्रेस को देखा है, आज सब ये सवाल करते हैं कि प्रियंका गांधी अब सक्रिय हो गई हैं, चलिए संसद में बैठने लगी हैं, बात करने लगी हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ज्यादा काबिल है राहुल गांधी से। लोग बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, और नुक्कड़ सभा मैंने उनकी देखी है, जिस तरीके से वो मैं आपको बहुत मजे का इंसिडेंट बताता हूँ। जिस रात को राजीव जी का 21 मई को राजीव जी का मौत हुई है, देहांत हुआ है, मैं सबसे पहले पहुंचने वाला था 10 जनपद में, क्योंकि 10 जनपद में मेरी एंट्री खुली होती थी, 4-5 लोगों को फ्रीडम थी। मैंने जैसे ही बीबीसी पे ये खबर सुनी कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मैं इमीडिएट 10 जनपद पहुंचा हूं। उस वक्त सोनिया जी जो हैं वो नलिनी चिदम्बरम से टेलीफोन पे बात कर रही थी, जॉर्ज के कमरे में, विंसेंट जॉर्ज उनके पीए थे, उनके कमरे में खड़ी होके। मैं पीछे खड़ा था, विंसेंट जॉर्ज, उन्होंने कंफर्म किया कि राजीव जी नहीं रहे, उनके लोटो शूज़ से पहचान हुई, पूरा ऊपर का धड़ उड़ गया था, लोटो शूज़ बचे थे। तो सोनिया जी कोलैप्स कर गई। मैंने पीछे से पकड़ा, और उनका एक नौकर था मिठाई लाल, वो आया, इतने में प्रियंका भागी हुई, उनको पकड़ा। पूरी रात मैं 10 जनपद पे था, अगले दिन मैं 10 जनपद पे था। प्रियंका गांधी की जो मैंने देखा, राहुल यहाँ पे नहीं था, घर में परिवार में कोई नहीं था उस वक्त, और सोनिया जी बेहोश थी तकरीबन, उनके होश में नहीं थी, कोलैप्स कर गई थी। जिस तरह से प्रियंका ने हालात को संभाला, एक एक चीज़ को देखना, मेरे सामने की बात है, 11 साढ़े 11 बजे दिन में सामान जो था राजीव जी का वहाँ से आया, तो उसमें 2 सूटकेस आए, एक छोटा सूटकेस नहीं आया। तो उसने पूछा 2 आए हैं, तीसरा कहाँ है? एक वो तो पापा के साथ 3 गए थे, एक कहाँ है? तो वो इतनी होश